नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल डिकोड यूपीएससी सीएससी में। आज है 7 अगस्त वेडनेसडे। आइए आज की कुछ खास न्यूज़ देखते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आज हम फिर देखेंगे हमारे मैप को। आज आपको जो मैप में देखना है वो देखना है साउथ अमेरिका को। ठीक है, साउथ अमेरिका को देखना है। साउथ अमेरिका में आपको देखना है 3 कंट्रीज़ को। 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो? चाइल, बोलीविया और अर्जेंटीना को। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज़ मिलके क्या बनाती हैं? लिथियम ट्रायंगल बनाती हैं। लिथियम ट्रायंगल क्या है? लिथियम ट्रायंगल का क्या मतलब है कि इन्हीं तीनों कंट्रीज़ के ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, बॉर्डर लाइन देख रहे होंगे आप, इस पूरे जो ये एंडिस माउंटेन का हिस्सा होता है, ये एंडिस माउंटेन का हिस्सा है। ठीक, इन तीनों कंट्रीज से टोटल लगभग 53.1% ऑफ लिथियम मिलता है। मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का आधा लिथियम सिर्फ इन्हीं 3 कंट्रीज़ के पास है। तो इसीलिए इनको लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। और लिथियम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ठीक है, आपको क्या देखना है कि ये तीनों कंट्रीज़ में कितना परसेंट कहाँ पे मिलता है। ये तीनों कंट्रीज़ के आसपास क्या माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, डिज़र्ट कौन कौन से हैं, और लेक या रिवर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तीनों आपको देखना है। प्लस आपको ये देखना है कि लिथियम का क्या यूज़ होता है। लिथियम का यूज़ देखना है और उसका रेलेवेंट क्या है आज के टाइम में, आपको ये भी देखना है साथ साथ में। ठीक है, क्लियर है? इसके किनारे किनारे को हम देख लेंगे कि कौन कौन से ओशंस हैं, किस साइड कौन सा ओशन लगता है, और किधर ये बीच में है कि लैंडलॉक्ड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। ठीक, ओके। आइए, आज की जो पहली खास न्यूज़ थी वो ये थी कि पेरिस ओलंपिक से जो एक बढ़िया न्यूज़ आई थी, 2 बढ़िया न्यूज़ आई थी ऐसे में, तो कि विनेश फोगट ने, जो दंगल गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं, ये फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन ऐसी हुई हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई इन दिस फ्री स्टाइल रेसलिंग। ठीक है, आपको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब जिस हिसाब से रेसलर्स को और इन प्लेयर्स को ट्रीट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है जब इन्होंने आवाज़ उठाया था अपने लिए, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने या वहाँ की, मतलब इनकी बातें नहीं सुनी गई थी उस हिसाब से। और इन्होंने जो ये कमबैक किया, ये एकदम अविश्वसनीय है। इनका ऑपरेशन भी हुआ इनके नीज़ का, उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस, सब कुछ इन्होंने मतलब जी जान लगा दिया, लेकिन ये रिटर्न हुई। ठीक है, अब आप सोचिए कि इससे ज़्यादा वापस आना किसे कहते हैं। इन्होंने उन सब के मुंह पे तमाचा मारा है जो जो इनके काबिलियत पे सवाल उठा रहे थे। ठीक, आपको भी यही इंस्पिरेशन के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। कभी भी आपको अपनी जर्नी में हताश होते रहेंगे आप, बहुत दिक्कतें आपको मिलती रहेंगी बीच रास्तों में। बहुत से लोग आपको ऐसे रोकते रहेंगे, बोलेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप इस काबिल ही नहीं है, लेकिन आप किसी की मत सुनिएगा। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हैं, तो आप समझिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको कभी नहीं रोक सकती है इस चीज़ को करने से। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ आप भी अपने पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे, जितना मेहनत हो सके, मतलब कि जितना हो सके आप उतनी मेहनत करिए, दिन रात सब एक कर दीजिए वहाँ पे। ठीक, और एकदम रुकिए मत, लगातार करते रहिए, एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारे गोल्डन बॉय थे, जिनको हम नीरज चोपड़ा जी हैं, जेवलिन थ्रो में, उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही जो है क्वालिफाई कर लिया है फाइनल्स के लिए। 89.36 मीटर शायद उन्होंने, 89.37 मीटर शायद उन्होंने फेंका था भाला अपना। तो इतना दूर फेंका कि पहले ही राउंड में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए।
ठीक है, तो ये 2 अच्छी न्यूज़ेज़ थे हमारे लिए। बाकी न्यूज़ेज़ देखिए वो सब आते रहते हैं, लेकिन जो अच्छा है उसको ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि और लोग वहाँ पे देखें। क्योंकि ओलंपिक एक ऐसा गेम है जो अभी इंडिया के मिडिल क्लास के लोग या इंडिया के लोग अभी उतना नहीं देखते हैं, ना वो लाइव उतना देखना पसंद करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम भी उनको चीयर अप करें, जैसे हम क्रिकेट वगैरह को चीयर अप करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपको बांग्लादेश की सिचुएशन पता ही है, जो हुआ वहाँ पे हाल ही में। वहाँ पे गवर्नमेंट को उनकी डिसॉल्व कर लिया गया। जो पार्लियामेंट थी उनकी 5th, मतलब 15 साल लगातार वो गवर्नमेंट में रही, तो उनका ये जो 12th पार्लियामेंट था उसको डिसॉल्व कर दिया गया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। और वहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी ने एक नाम सजेस्ट किया है, मोहम्मद यूनुस का। ठीक है, ये कौन थे? नोबल लॉरिएट थे। ये जो हैं नोबल प्राइज़ विनर थे, और इनका मतलब शेख हसीना के गवर्नमेंट के साथ 36 का आंकड़ा रहता था। कभी इनकी उनसे बनती नहीं थी। हमेशा उनके खिलाफ मतलब कि ये उनको बोला जाता था कि वो डेब्ट ट्रैप में लोगों को फंसाते थे, क्योंकि यही फाउंडर थे ग्रामीण बैंक के। ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए कि मोहम्मद यूनुस कौन है। ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे मोहम्मद यूनुस। एंड इनको बोला जाता था कि ये गरीबों को डेब्ट ट्रैप में फंसाते थे, उसके बाद उनसे हाई इंटरेस्ट पे वापस लेते थे पैसे अपने। और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कन्विक्ट किया था इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये कन्विक्शन भी उनका वहाँ पे हुआ है। लेकिन अब वहाँ की जो स्टूडेंट के लीडर हैं वो लोग इन्हीं का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, और इनको जहाँ तक पूरा चांस है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा, मतलब कि सबके मिला जुला के अभी तो वहाँ पे इलेक्शंस होना है, तो उसके पहले जो ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा उसका लीडर यही बनने वाले हैं। ठीक है, शेख हसीना जी जो हैं अभी तक इंडिया में ही हैं। अभी तक उनको मतलब उन्होंने यूके से रिक्वेस्ट किया था पॉलिटिकल अजाइलम के लिए, लेकिन क्योंकि देखिए इनके पॉलिटिकल ये जो हुआ है टर्मोइल, इसके पीछे यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्योंकि वेस्ट का हाथ ऑलरेडी है, तो यूके कैसे इनको अपने यहाँ जगह दे सकता है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अदर अरेबिक स्टेट जैसे यूएई, सऊदी अरबिया के लिए भी इन्होंने बात की होगी शायद। अभी तक तो फ़िलहाल ये दिल्ली में ही है, अपने नेक्स्ट नेबर के यहाँ। और क्योंकि पहले भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए वो डायरेक्टली सबसे पहले यहीं पे आती हैं। एंड अब उसके बाद देखिए कि क्या होता है। ठीक है, ओके। और वहाँ पे जो उनके अपोजिशन लीडर्स थे, जैसे जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो मेन लीडर थी खालिदा ज़िया, उनको भी फ्री कर दिया गया। और प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि सारी पार्टीज़ को फिर से बुलाया जाएगा, फिर से उनके साथ बैठक होगी, और फिर से नए इलेक्शंस जो हैं कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ देखिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो इस समय की करंट सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब चल रही है। मतलब कि वहाँ पे जिस हिसाब से जिंदा जलाया जा रहा है, लोगों को फायर लगा दिया जा रहा है, वहाँ के जो भी उनके पार्टी से बिलोंग कर रहा है, उन पार्टीज़ के मेंबर्स, उनके जो लीडर्स, जितने लोग थे अवामी लीग के, सभी को जो है वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। और वहाँ पे कुछ जगहों पे ये भी देखा गया है कि हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ भी वहाँ पे वो लोग जो हैं वायलेंस कर रहे हैं, उनके घर में घुस के उनको मार रहे हैं। वहाँ का जो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ कल आया था कि वहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल था उसको जला दिया गया था पूरी तरीके से। तो ये जो मूवमेंट अभी तक चल रहा था, ये एक तरह से अभी तक देखा जा रहा था कि ये स्टूडेंट मूवमेंट है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट रिजर्वेशन। लेकिन ये मूवमेंट कब इस अगेंस्ट रिजर्वेशन से कब ये पॉलिटिकल टर्मोइल की ओर चला गया, ये समझ में नहीं आया। ये इसके पीछे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जो ये नहीं चाहते थे कि इनकी गवर्नमेंट अब चले। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी स्टेट है, हमारी इंडिया है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के साथ हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, आपको पता हो कि बांग्लादेश के साथ हमारा करीबन 4096 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर होता है, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के साथ शेयर होता है। उसके बाद आसाम, मिज़ोरम, त्रिपुरा वगैरह है। ठीक है, आसाम के साथ कितना होता है 262, मिज़ोरम के साथ 318 एंड त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर। मतलब ये सारे स्टेट, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें
जैसे ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है पूरा ये, और इधर ये पूरा आपका, यहीं पे पूरा आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेट से इसका बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोग बांग्लादेश से एंटर करेंगे हमारे इंडिया में। क्यों? ताकि कि ये यहाँ पे साइलेंटली यहाँ पे रह सकें, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि उनको पता है कि अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से वो ज़रूर चाहेंगे कि वहाँ के लोग, कि वो लोग इंडिया में आएँ। तो इसी वजह से हर जगह पे बीएसएफ की हेल्प से सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने, जैसे मेघालय ने तो नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक, और सारे स्टेट जो हैं बॉर्डर के एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गए हैं और प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ भी दिक्कतें ना आए, या वहाँ से लोग फिर से हमारे देश में पलायन ना करने लगें। क्योंकि जो अभी आपको पता होगा कि ये जो इशू आया था एनआरसी और सीएए का, वो इश्यूज भी इसी वजह से थे, क्योंकि जो 1971 का वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हुआ था 1971 में, उसकी वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदूज़, बांग्लादेशी मुस्लिम्स और वहाँ के अलग अलग कम्युनिटी के लोग इंडिया में आ गए थे। जिसकी वजह से देखिए, क्योंकि हमारा इंडिया ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, तो अगर और यहाँ पे पॉपुलेशन और यहाँ पे रेफ्यूजीज़ अगर ऐसे बढ़ते रहेंगे तो वो दिक्कतें और बढ़ेंगी इंडियंस के लिए। वहाँ पे इंडियंस के लिए वैसे ही ऑलरेडी कम जॉब है एंड चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें और दिक्कत में आ सकती हैं। इसी वजह से मेघालय, वेस्ट बंगाल, आसाम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सारे जगहों पे बहुत ज़्यादा नाइट रेस्ट्रिक्शंस, टाइट सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ लगा दिया गया है, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। डायरेक्ट अभी कल एस जयशंकर साहब का जो स्पीच आया था, जो उन्होंने राज्यसभा में स्पीच दिया, उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि जो भी वहाँ पे हुआ वो ठीक नहीं हुआ, एंड वो डायरेक्ट ढाका से कनेक्टेड हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं जो वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं बेसिकली, उनका प्रोटेक्शन वहाँ पे किया जाए, और जो भी नई सरकार वहाँ पे बनती है उनसे जो है इंडिया का डायरेक्ट कांटेक्ट रहे फिर से वापस से, क्योंकि देखिए बांग्लादेश हमारा नेक्स्ट नेबर है एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट नेबर होने की वजह से यहाँ पे ये दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। अगर हम चारों साइड से नेबरों से जो है दुश्मनी मोल ले लेंगे, अगर चारों साइड जितने भी हैं हमारे नेबर्स, अगर हम उनसे अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो हमारी जो कंट्री होगी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होगी। हमेशा हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस पे खर्चा करेंगे? अपने डिफेंस पे खर्चा करेंगे, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जॉब सिक्योरिटी होगी, मतलब डर हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो वो डर ना बना रहे, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमेशा कांटेक्ट में रहें, टच में रहें, जो भी नई गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए वो एक तरह से उनका इंटरनल मैटर था, वो उनकी पॉलिसी की वजह से वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई। तो ऐसी चीज़ें एक साउथ ईस्ट एशिया में पूरा अनस्टेबिलिटी ना ला दें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी नई गवर्नमेंट या जो भी वहाँ की जनता, जो वहाँ के सिटीज़न है, क्योंकि देखिए सिटीज़न से ही स्टेट फॉर्म होता है। अगर आप देखेंगे स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो जो सोशल सिक्योरिटी होती थी उसी को लाने के लिए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ कि सिटीजन्स को सिक्योर रखा जाए, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चले, ना कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन चले। और ये सब सारी चीज़ें किसके लिए होती हैं? सिटीजन्स के लिए होती हैं। तो जो सिटीजन्स चाहेगा, अगर सिटीजन चाहेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ही ना हो, वहाँ पे ये हो, मोनार्ची हो, ये हो, तो वहाँ पे आप नहीं बदल सकते उस चीज़ को। अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, वहाँ पे देखिए अभी भी मोनार्ची चल रही है। तो ये सब सारी चीज़ें, हर चीज़ आपका टाइप ऑफ गवर्नमेंट से लेके वहाँ का जो सिटीजन चाहता है वही होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक मतलब गुडविल बना हुआ है इंडिया का, वो गुडविल बना रहे। और क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही अच्छा इमर्जिंग नेशन है, कोविड में तो इंडिया को भी उसने सरपास कर दिया था ग्रोथ में, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन अच्छे पेजेस पे चलता रहे। उससे क्या होगा कि IOR मतलब इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, हमारी रीजनल सिक्योरिटी जो होगी वो भी डिस्टेबलाइज नहीं होगी, ठीक है। तो रीजनल सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रख के, इंटरनल सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रख के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पुराने जो पास्ट हेजिटेशंस हैं उससे बाहर आइए। क्योंकि देखिए शेख हसीना जी के साथ पर्सनली भी इंडिया वेल कनेक्टेड है, पहले भी वो कनेक्टेड था। और जहाँ आप अगर PM का आपने सुना होगा, तो PM साहब ने डायरेक्ट बोला है कि वो शेख हसीना जी की पूरी सपोर्ट करेंगे, उनकी पूरी मदद करेंगे, वो अपना प्लान आके बताएं एंड ऑल,
ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनके उनके दिमाग में तो ये हो रहा है ना कि इंडिया इंटरनली सपोर्ट कर रहा है उनका, क्योंकि हटाया किसने है, सिटीजन ने हटाया है। अब जो कोई भी होगा उसके पीछे, लेकिन ओवरऑल दिख कौन रहा है हमें, सिटीजन्स की ही वजह से तो हो रहा है ये सारी चीज़ें ना। ठीक है। तो इसके पीछे की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत ज़्यादा लंबी है, हमें उस पर अभी बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना, क्योंकि वो बैकडोर पॉलिटिक्स होता है, उससे नॉर्मल सिटीजन्स का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, ओके। आइए नेक्स्ट आर्टिकल्स पे हम देखते हैं। हाँ, जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है बांग्लादेश से रिलेटेड एक और था कि इसको भी हम इसी में पहले देख लेते, क्योंकि अभी ये जस्ट बोला मैंने। तो अभी भी जो हसीना जी की गवर्नमेंट है वो अच्छा खासा, जैसे उनके बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि कैसे उन्होंने स्टूडेंट्स, वो एक स्टूडेंट की लीडर बनती हैं। शुरुआत में वो स्टूडेंट का बहुत सपोर्ट करती थी, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया। उन्होंने 2009 में कैसे वहाँ क्रिमिनल्स को जो भी क्रिमिनल्स थे इंडिया के, वो बांग्लादेश चले जाते थे, वो वहाँ के लोग यहाँ आ जाते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा। टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ थी उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया उन्होंने। ठीक है, और मतलब एक अच्छा गवर्नमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया। ठीक, लेकिन ये कैसे धीरे धीरे जो ये एंगर था ये बहुत टाइम से बिल्डअप हो रहा था, क्योंकि जो इन्होंने अपोजिशन के लीडर्स को जेल में बंद करवा दिया था और अपोजिशन को ख़त्म करने का सोचा, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात हुई, और इसी वजह से जो है यहाँ पे लोग उनके खिलाफ़ खड़े हुए और उनको वहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है, ओके। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं जो एडिटोरियल है कि पावरिंग अप टू गेट टू द $30 ट्रिलियन इकोनॉमी पॉइंट, मतलब कि इंडिया का जो टारगेट है कि 2047 तक वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो ये कैसे बन सकता है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें और हम इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं बेसिकली, वो यहाँ इस एडिटोरियल में बताने की कोशिश की गई है कि हम और किन किन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे से अपने ग्रोथ को बढ़ा सकें, जो हमारी फुल पोटेंशियल है हम उन फुल पोटेंशियल पे काम कर सकें। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 7% से प्लस है। ठीक है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे, एंड दीज आर reputed to buttress prophecies such as the 21st century being as India's century। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो 21st सेंचुरी है वो इंडिया की सेंचुरी मानी जा रही है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या और हमारे अंदर पोटेंशियल्स हैं, किसकी वजह से ऐसे बोला जा रहा है, वो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। अगर आप देखें तो वो टॉप 1 में आता है, टॉप 1 या 2 में आता है अभी। ठीक है, वो सरपास शायद कर चुका है चाइना को। एंड इंडिया का जो वर्किंग एज का मतलब कि जो पॉपुलेशन है ये वर्किंग एज की पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि यूथ का अगर नंबर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा होगा तो आपके यहाँ इसका मतलब क्या है, लेबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम कुछ फैक्ट्स को देखें जो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो एक वही सबसे बड़ा इफेक्टिव टूल होगा पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव किया जा सकता है उससे। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1991 इंडियाज़ पॉवर्टी रेट स्टेड एट अप्रॉक्सीमेटली 50% डिस्पाइट सोशलिस्ट पॉलिसीज एम्फसाइजिंग पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब कि लगभग 1991 जब हमारे यहाँ एलपीजी का रिफॉर्म होता है तब तक इंडिया का जो पॉवर्टी रेट था लगभग 50% था, डिस्पाइट सोशलिस्ट पॉलिसीज़। सोशलिस्ट पॉलिसीज़ का क्या मतलब है, सोशलिस्ट पॉलिसीज़, क्योंकि जब हमारी इंडिया जो है फ्री हुई थी, आज़ाद हुई थी, तो उसके बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करना शुरू किया। एंड हमारे जो इकोनॉमी थी उसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व थे। तो हम फ्रीबीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लोगों को मुफ्त में राशन बांटना, ओनरशिप वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इन सब सारी चीज़ों पे हम पूरा ध्यान दे रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, द पॉवर्टी रेट फेल टू अप्रॉक्सीमेटली 20% इन 2011। 2011 में ये लगभग 20% पे आ गया। एंड इंडियाज़ ग्रोथ पुल्ड 35 करोड़ पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है,
एंड क्या बोला जा रहा है कि अभी भी जो गिनी कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। गिनी कोफिशिएंट क्या दिखाता है? गिनी कोफिशिएंट क्या दिखाता है? ये जो है अनइक्वालिटी को दिखाता है। ठीक, तो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अनइक्वालिटी है मतलब। लेकिन इंडिया क्योंकि एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पे कुछ लोग या काफ़ी लोग ये बाउंड है कि मतलब कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, कई लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा। तो जब कोई भी मतलब इनका ये बताने का यहाँ पे मतलब ये है कि जब कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास इक्वल इनकम होगा। शुरुआत में वहाँ पे इनकम की जो इनक्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, वो धीरे धीरे जो हैं नॉर्मल होती हैं। एंड जो हमारा अब उन्होंने बात किया है इस चीज़ पे कि हमारा जो लेबर फोर्स है वो किन किन सेक्टर्स में इन्वॉल्व है और कहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा 46% लेबर है वो किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 18% का है। मतलब कि अगर आपकी आधी जनसंख्या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है, तो इसका मतलब है ना कि वहाँ पे एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो आउटपुट है वो बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, मतलब जितने लोगों के लिए आना चाहिए वो उतने लोगों के लिए नहीं आ रहा है। एंड इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो जस्ट 37%। मतलब 37% इज़ जस्ट अ नॉमिनल रेट। अगर आप पता है अगर आप बात करें वियतनाम, जापान, चाइना, साउथ कोरिया वगैरह में, तो यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 70% लगभग है। तो हमें पता है कि हमें कहाँ तक जाना है और क्या हमें अचीव करना है। ठीक है, इंडिया के ये ग्रोथ के लो होने पे हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तब भी हम इतना स्लो क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर 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 ये बीच में आईटी सेक्टर ना आया होता, जो सर्विस सेक्टर है बेसिकली, तो हमारे यहाँ का ग्रोथ और स्लो हो जाता। क्योंकि ये जो सर्विस सेक्टर आता है इसका जो बूम है हुआ है इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब कवर अप कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ नहीं हो पाया है। लेकिन आपके यहाँ जिस हिसाब से लेबर हैं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन आप इस गैप को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो करना है तो उसके लिए आपको जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो हम लगा रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ों पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं बेसिकली, वो उन चीज़ों पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है वो कम होनी चाहिए। तभी तो अगर आप देखिए, अगर आप जैसे कुछ भी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सपोज़ इंडिया में एक फ़ोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके जो सब पार्ट्स होंगे फ़ोन के वो हम चाइना से लेके आएंगे। अगर आप चाइना से लाने में कोई भी सामान को इम्पोर्ट ड्यूटी हाई कर देंगे तो इसका मतलब है वो सामान की जो कीमत होगी वो ज़्यादा होगी, वो यहाँ फ़ोन में लगाएगा आपने, तो उस फ़ोन की जो कीमत होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो लोग ज़्यादा पैसा क्यों देना चाहेंगे अगर उनको दूसरे मार्केट में, दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट में कम दाम पे वही चीज़ मिल जा रही है, तो वो आपके यहाँ क्यों आएंगे? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया को कि ये जो इम्पोर्ट का दिक्कत है इसको इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ईज़ ऑन डूइंग बिजनेस पे। ईज़ ऑन डूइंग बिजनेस ये क्या होता है कि कितनी आसानी से कोई भी यहाँ पे बिजनेस को शुरू कर लेता है। आपके यहाँ जो मिडिल क्लास है वो इस चीज़ मतलब कि वो नए लोग बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं, नई कंपनीज़ के साथ, नई चीज़ों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे इतना। गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट इनको मिलना चाहिए वो सपोर्ट इनको यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो लैग कर रहा है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे जा रहा है। ठीक है, एंड
एंड देखिए कि एक यहाँ पे फैक्ट है कि ऑफ 101 मिडिल इनकम इकोनॉमीज इन 1960 ओनली 23 हैड अटेंड हाई इनकम स्टेटस बाय 2018। मतलब कि 100 मिडिल इनकम इकोनॉमीज जो 1960 में थी उसमें से सिर्फ 23 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि हाई इनकम स्टेटस का दर्जा ले पाई हैं 2018 में। ठीक है, और अभी भी काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आती हैं। ठीक है, एंड मतलब कि हमारी इंडिया भी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में मानी जाती है, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आने वाले नेक्स्ट डिकेड में हम मिडिल इनकम स्टेटस गेन कर लेंगे। लेकिन उसके लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आईटी बूम हुआ है वो हमें उतना एडवांटेज नहीं दे पाएगा जब तक हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को अच्छे से नहीं मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अगर इंडिया को मतलब 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2047 तक, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम के साथ, टाइम में रहते हुए आप अपनी पॉलिसीज़ में, आप अपने जो आपका लोअर है, जैसे FLPR आपका लो है, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। वुमेन्स लाइक इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करेगी और वुमेन लेबर फोर्स वगैरह इंक्रीज़ हो सकें, क्योंकि आपके यहाँ लेबर बहुत ज़्यादा है। तो आपको मतलब उनको जॉब्स, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि वो अपने जो उनके स्किल्स हैं, वो जो छोटे छोटे स्किल्स वो क्रिएट कर सकते हैं उन छोटी कंपनियों में, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आप स्किल्ड वर्कर्स भी प्रोड्यूस कर पाएँ और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्टअप हो जाए। इसी पे एक बोला गया है कि देयर इज़ अ फ्रेज़ कि इंडिया इज़ अ कंट्री विथ माउथ वाटरिंग अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एंड आई वाटरिंग चैलेंजेस, यहाँ पे चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि मुंह में पानी आ जाएगा, और चैलेंजेस ऐसे हैं कि आंख में आंसू आ जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इन सारी एग्जाइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को साथ में रख के आप जो एक विश्व गुरु का आप अपना एक इमेज बनाए हुए हैं उसको फॉलो करिए, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके यहाँ जो पोटेंशियल है उसको और बूस्टअप करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। हाँ, दूसरा ये आया हुआ है कि एक यूएस पे ऑटोक्रेटिक ट्रेंड जो है, मतलब यूएस पे एक आर्टिकल ये बना हुआ है कि जैसे आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे जो है इलेक्शंस को वहाँ पे जो है गलत करार, या मतलब आप कह सकते हैं कि उनका जो अटेम्प्ट था ओवरटर्न करने का 2020 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसके खिलाफ उनके ऊपर केस चल रहा था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये निर्देश दिया, क्योंकि आप हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो आपको थोड़ी बहुत इम्यूनिटी दी जाएगी। एंड उनको ये एश्योर किया गया कि जब तक नवंबर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ में ये जो ऑटोक्रेटिक ट्रेंड था इसको बदला जा रहा है यहाँ पे। कैसे कि यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे ये चाह रही है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, SOP है, वो भी इस्टेब्लिश रहे और सबको इक्वल वहाँ पे मौका दिया जाए। क्योंकि इसके पहले जब भी पहले इलेक्शंस होते थे अमेरिका में, नॉर्मली वर्ल्ड वॉर के बाद नियर अबाउट, तो वहाँ का जो कन्फ्लिक्ट होता था ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपलिस्टिक होता था, पॉलिसी पे होता था एकदम। मतलब कि जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स हैं तो उनके पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते थे। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मॉडर्न एरा जैसे जैसे आ रहा है यहाँ पे ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ पावर हो रहा है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा राइज कर रहे हैं। वहाँ की जो स्टेट है, जैसे आपको पता होगा कि 49 स्टेट से कंबाइन होकर USA बनता है, तो वहाँ की जो स्टेट्स हैं अब धीरे धीरे पावर्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बदल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आपको जो है बाहर, यू डोंट हैव टू वोट अगेन, वी विल हैव इट फिक्स सो गुड, यू आर नॉट गोइंग टू हैव इट वोट unless such sentiments are blunted in the years to come and democracy in the US faces an uncertain future। मतलब कि धीरे धीरे वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, उनका जो तौर तरीका है वो बदल रहा है धीरे धीरे।
अभी जैसे उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ था उनको मर्डर करने का, उनको मारने का, एंड वहाँ पे ये जो लीगल इम्यूनिटी उसको फ्रीली दिया जा रहा है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो ये शो करती हैं कि यूएस का जो डेमोक्रेसी, मतलब यूएस को जनक माना जाता है डेमोक्रेसी का, वहीं से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, शुरुआत वहीं से की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले वहीं पे लिखा गया था। तो जो वो फॉर फादर्स उसके कहे जाते, तो उन्हीं के मतलब दिखाए गए कदमों पे और दुनिया की कंट्रीज़ चलने की कोशिश करती हैं। तो अब वो धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न एरा आ रहा है वहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमको। ठीक है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है आज हमारा, वो दूसरा जो आर्टिकल आया हुआ है वो हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को दिखाने पे आया हुआ है। ये उसमें मतलब इस पूरे आर्टिकल में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये थोड़े जो है यहाँ इसके जो कंटेंट हैं, जो टर्म्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं। एंड उसके बाद जिस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा तरीका है डिटरमाइन करने का कि कौन पुअर है, कितनी ज़रूरत है पुअर को एक दिन में कुछ खाने पीने की, या कितना किलो कैलोरी उनको रिक्वायरमेंट है, तो उसी पे मतलब उसी को ये बताने की कोशिश किए हैं कि हमें फूड के साथ साथ नॉन फूड आइटम्स को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और वो कैसे है ये आइए कुछ फैक्ट्स के साथ हम देखते हैं। ठीक है, हाल ही में अभी एनएसओ ने एक डाटा रिलीज़ किया जिसका नाम था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो ये दिखाता है कि किसी भी घर में नॉन फूड आइटम्स और फूड आइटम्स पे मंथली या डेली कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। ठीक है, ये इस पूरे आर्टिकल में दिखाने की कोशिश की गई है जो अभी लेटेस्ट है 2022 और 23 के ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो है बेसिकली ये एनालिसिस, इसका इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जा सकता है कि कितना कोई कंज्यूम कर रहा है फूड आइटम्स को इनटू देयर टोटल कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब वो जितना फूड आइटम्स को इंक्लूड करेंगे वो उतनी कैलोरीफिक वैल्यू को शो करेगा। एंड इट विल यूज बी कंपेयर टू एस्टिमेट पर कैपिटा पर डे कैलोरी इनटेक ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कि हर एक इंसान का एक दिन में वो कितना कैलोरी इनटेक कर रहा है वो इस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और कितना एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है हमें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, इसमें वो भी बताने की कोशिश की गई है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ मेज़रमेंट करने का तरीका है, मतलब कि कौन पुअर है, इसके लिए काफ़ी जो कमिटीज़ बनी थी। जैसे उसमें सबसे पहले था लकड़ा वाला कमिटी, फिर तेंदुलकर कमिटी, फिर रंगराजन कमिटी। 3 कमिटीज़ इंपॉर्टेंट थी जो पुअर को डिफाइन करते थे। इन्होंने क्या बोला, बेसिक क्या रखा कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है और जो पॉवर्टी लाइन बास्केट्स के जो अंदर सामान आते हैं वो लोग जो सफिशिएंटली नहीं खरीद पा रहे हैं वो गरीब हैं हमारे यहाँ। ठीक है, लकड़ा वाला कमिटी ने जो है क्या बोला कि जो पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन बास्केट है विच इंक्लूड फूड एंड नॉन फूड आइटम टू कैलोरी नॉर्म्स ऑफ 2400 किलो कैलोरी पर कैपिटा पर डे फॉर रूरल एरियाज, मतलब रूरल एरियाज में कितना है 2400 किलो कैलोरी पर कैपिटा पर डे। ये एक दिन की कैलोरी की बात हो रही है, पर कैपिटा पर डे की बात हो रही है। और अर्बन एरिया में 2100 किलो कैलोरी की बात हुई पर कैपिटा पर डे। किसके हिसाब से, लकड़ा वाला कमिटी के हिसाब से कि इतनी ज़रूरत है। लेकिन वहीं तेंदुलकर कमिटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने पॉवर्टी लाइन को एक कैलोरी नॉर्म से ही बस इंक्लूड किया। उन्होंने नॉन फूड आइटम्स को इंक्लूड करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने ये बास्केट का कोई यूज़ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए इसी कैलोरीज का जो नॉर्म बनाया गया है इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। लेकिन जब रंगराजन कमिटी आते हैं तो वो सर्टेन नॉर्मेटिव लेवल्स भी मतलब उसमें इंक्लूड करते हैं कि जैसे नरिशमेंट भी होना चाहिए, क्लॉथिंग भी होना चाहिए, हाउस रेंट भी होना चाहिए वहाँ पे, एंड साथ साथ में कन्वीनियंस एंड एजुकेशन एंड बिहेवियरली डिटरमाइंड लेवल ऑफ अदर नॉन फूड एक्सपेंसेस। मतलब रंगराजन कमिटी जब आती है तो वो कहते हैं कि हमें सिर्फ खाना ही नहीं देखना है, हमें खाने के साथ साथ घर का रेंट देखना है, एजुकेशन देखना है, और अदर जो नॉन फूड एक्सपेंसेस हैं हमें उनको भी इंक्लूड करना चाहिए अपने इस डेफिनीशन में कि कोई गरीब है तो क्या लेवल या क्या थ्रेशोल्ड्स वहाँ पे हो सकते हैं कि उसके बाद ही हम इनको डिटरमाइन करेंगे कि हाँ इस लेवल के अगर नीचे हैं तो ये गरीब कहलाएंगे। ठीक है,
The methodology of this analysis first derives the average daily per capita calorie requirement, जिसे हम PCCR कह रहे हैं, average per capita calorie requirement for a healthy life based on the recommended energy requirement for Indians of different age, sex, activity categories as per the latest 2020 report of ICMR National Institute of न्यूट्रिशन। ये बताया गया कि जो पर कैपिटा कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी किसी हेल्दी लाइफ जीने के लिए वो अलग अलग होगी, अलग अलग पर्सन्स के लिए, अलग अलग एजेस में। जैसे कोई बच्चा है तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगा, कोई बूढ़ा है तो अलग रिक्वायरमेंट होगा, कोई नया यूथ है तो वो अलग, मतलब वुमेन्स और मेल्स दोनों का अलग होगा और उनके एज में भी अंतर होगा, तो वहाँ पे भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जो ये पर कैपिटा कैलोरी रिक्वायरमेंट था ये वर्कआउट किया गया डिफरेंट एजेस वगैरह के लिए, एंड पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट आया 2022-23 के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से जो था उसमें भी यही पाया गया कि हाँ सबके लिए अलग अलग होगा। एंड इन सेकेंड स्टेप मतलब ये कैलकुलेट करने की तरीकों को बताया जा रहा है कि द एस्टिमेटेड पर्सन्स आर अरेंज्ड इनटू 20 फ्रैक्टाइल क्लासेस ऑफ MPCE, पुअरेस्ट टू रिचेस्ट, मतलब मंथली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है किसी एक पर्सन का, MPCE क्या होता है, मंथली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है पुअरेस्ट टू रिचेस्ट का, ईच कंप्राइजिंग 5% पॉपुलेशन विद द एस्टिमेट ऑफ एवरेज पर कैपिटा पर डे एंड एवरेज MPCE फूड एंड नॉन फूड डिराइव्ड फॉर ईच क्लास बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ HCES 2022 से 23। From this all India distribution, the average MPCE on food linked to the normative level of the PCCR is derived। अगर उन्होंने ये तरीका बताया कि अगर आपको नॉर्मेटिव लेवल पे PCCR डिराइव करना है तो अभी जो लेटेस्ट हाउस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आई है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें मंथली एक्सपेंडिचर कितना किया जा रहा है फूड एंड नॉन फूड आइटम्स पे, एंड पर कैपिटा रिक्वायरमेंट कितनी है, डेली की जो रिक्वायरमेंट है PCCR, अगर उसको निकालना है तो हमें इन दोनों डाटा को मिला के तब जाके अपनी रिपोर्ट बतानी होगी कि कितना नॉर्मेटिव लेवल पे रिक्वायरमेंट या डिराइव कर सकते हैं PCCR को। नॉर्मल लैंग्वेज में कहें अगर तो जो एवरेज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होता है ऑन फूड कैन बी कंसिडर्ड द मिनिमम अमाउंट अ हाउस होल्ड मस्ट स्पेंड ऑन फूड आइटम्स फॉर इट्स मेंबर टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ। अगर नॉर्मली हम बात करें कि कितना, ये जो अभी मैंने आपको ये बताया ये जो PCCR MPCE वगैरह, अगर इसको हम नॉर्मल लेमेंस टर्म में बात करें तो इसका क्या मतलब है कि एवरेज जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फूड पे किया जा रहा है, मिनिमम अमाउंट जो किया जा रहा है उस पर किसी भी एक इंसान को हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए, वही होता है हमारा MPCE। ठीक है। एंड इन्होंने ये बताने की कोशिश की यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो ये मंथली कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो स्टेट और यूटी वाइज अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि हर स्टेट्स का जो टैक्स है, जो वहाँ का मतलब अवेलेबिलिटी है किसी भी सामान की वो अलग अलग हो सकती है, यूटीज़ में भी अलग अलग हो सकती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे अलग अलग रेट्स देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग खर्चे देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने ये बताया कि जो PCCR एस्टिमेट किया जाएगा वो 2172 किलो कैलोरी फॉर रूरल इंडिया के लिए होगा एंड 2135 किलो कैलोरी फॉर अर्बन इंडिया के लिए होगा। ठीक है। At 2022 to 23, the All India threshold total MPCE is 2197, जिसमें कि 2197 में 1569 खाने के लिए है और 628 नॉन फूड आइटम्स के लिए है, और वहीं रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया के लिए कितना है 3077 रुपये है, जिसमें कि 2000 खाने पे और 979 नॉन फूड आइटम्स पे है। और उन्होंने बोला कि अगर इसी में हम और पॉपुलेशन को कंसिडर करें तो ये रेट हमारा जो है बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के जो इसका कंक्लूजन निकलता है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा तरीका है पुअर को पुअर बताने का, इस तरीके को हमें और इवॉल्व करने की ज़रूरत है।
वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं फूड के अलावा भी, हमें इनको भी अब इंक्लूड कर लेना चाहिए अपने ऑफिशियल डेफिनेशंस में। और जो ये हम डाटा को छुपाते हैं, अलग अलग डाटा निकालते हैं, ये डाटा जो है प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके ही बताने चाहिए, ताकि उससे क्या होगी, जो हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रन कर रही है उनका जो एम हो वो और पुअर्स पे, जो वो सारे पुअर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जो पुअर हैं उन पे डायरेक्टली एम किया जा सके और उनके हेल्थ कंडीशंस को, उनके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाए। ठीक है, जैसे अभी अन्न योजना के तहत 5 किलो राशन हर एक आदमी को मिल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे कितना न्यूट्रिशन वहाँ पे जा रहा है उनको, ये भी हमें कैलकुलेट करने की प्रॉपर ज़रूरत है। और ये रिक्वायरमेंट इनफ है कि नहीं है कोई एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, ये भी हमें कैलकुलेट करने की पूरी ज़रूरत है विद द लेटेस्ट डाटा जो यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि अभी हमारा ना सेंसस अपग्रेड हो रहा है, ना ये प्रॉपर डाटा कोई भी निकालते हैं कि कितना यहाँ पे जो है पॉपुलेशन का टोटल रेट जो है एफएलपीआर में है, कितने जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पे, कितने लेबर कितने परसेंट कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये प्राइवेट डाटा है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ज़्यादा पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि ऑफिशियली आप इन चीज़ों को करें और अपने वेलफेयर प्रोग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुअर की कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आप कल को देश में कहेंगे जाके कि हाँ हम डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप्ड हो गए, और पता लगा आपके यहाँ की पॉपुलेशन 30% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, तो ऐसे डेवलप्ड कंट्री होने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके यहाँ सिटीजन्स मरे जा रहे हैं खाने के लिए और आप जो हैं अलग अलग चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हाइप बोलने से अच्छा है कि हम बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करें वहाँ पे और इनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। आज के जो आर्टिकल्स थे वो थोड़े ठीक थे, आपके GS3 और GS1 से डायरेक्टली लिंक अप कर पाएंगे आप, IR से भी आप वहाँ पे लिंक अप कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, और अपने मैपिंग को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए मैपिंग एक ऐसा सेक्शन है जो हमें हर जगह के बारे में अवेयर करता है। कोई भी करंट अफेयर आ रहा है, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो उन चीज़ों से हमें अवगत करा के रखता है और हमें पता रहता है कि क्या चीज़ कहाँ पे हो रही है और रेगुलर रिवाइज होता रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।